हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव का लेक्चर नंबर 2। और सेकंड लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे, वो है प्रकाशिक फोटोन की अवधारणा। प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो बेसिक चीज़ें कुछ हमने पढ़ ली हैं लेक्चर नंबर 1 में। अब कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे इस लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें सबसे पहले प्रकाशिक फोटोन की अवधारणा। प्रकाशिक फोटोन होता क्या है, इसके बारे में हमको ढंग से पढ़ना है। और तुमको इस टॉपिक का महत्व बता देता हूं कि इस चैप्टर में ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो इसके बाद में ये चैप्टर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो इस टॉपिक का बड़ा महत्व है। अब से पहले जो टॉपिक थे वो बेसिक चीजें थी, वो तुमको आनी चाहिए। याद सबकी सब रहे, एज इट इज याद रहे, उसका कोई मतलब नहीं है, बट तुमको आनी चाहिए। लेकिन इसको तो याद भी रखना है और आनी भी चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं प्रकाशिक फोटोन की अवधारणा। सबसे पहले तो देखो, मैक्सवेल ने एक बात बता दी थी कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, जो कि विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। कौन सी तरंग होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंग। और इसमें इसका एक भाग जो दृश्य प्रभाव उत्पन्न करता है, जिसकी तरंगदैर्घ्य 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है, पहले लेक्चर में बताया था। वो जो प्रकाश होता है, वो प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, और वो तरंग होती है विद्युत चुम्बकीय तरंग। ये तो चलने की बात हो गई। इसके बाद में कुछ प्रकाश की घटनाएं ऐसी थी जिनकी व्याख्या ये तरंग सिद्धांत कर ही नहीं पा रहा था। जिनमें से एक था प्रकाश विद्युत प्रभाव, और भी क्रॉम्पटन प्रभाव जैसे कई सारे प्रभाव थे जिनकी व्याख्या वो नहीं कर पा रहा था। तो इसके लिए मैक्स प्लांक नामक वैज्ञानिक ने बताया। मैक्स प्लांक ने एक बात बताई कि भाई साहब, जो प्रकाश होता है ना, वो प्रकाश, मैक्सवेल ने बताया था कि प्रकाश चलता है तरंग के रूप में, विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में। तो मैक्स प्लांक ने कहा कि ठीक है, चलता होगा। लेकिन मैक्स प्लांक ने दूसरी बात बताई कि प्रकाश भले ही तरंग के रूप में चलता हो, लेकिन प्रकाश का अवशोषण, ध्यान रखें इस बात को, मैक्सवेल का मैक्स प्लांक से कोई कनेक्शन नहीं है, मैक्स प्लांक का मैक्सवेल से कोई कनेक्शन नहीं है, डायरेक्ट दोनों ने अलग अलग बातें बोली हैं। मैक्स प्लांक ने यह बताया कि प्रकाश जो है, प्रकाश का अवशोषण एवं उत्सर्जन दोनों ही, उत्सर्जन हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था और अवशोषण 12th में पढ़ रहे हैं हम। प्रकाश का अवशोषण एवं उत्सर्जन सतत ना होकर, सतत लिख लें इसको, सतत ना होकर विविक्त रूप से होता है, अर्थात ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है। ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है। ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है। ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है, जिन्हें ऊर्जा का क्वांटा, या तो इनको ऊर्जा का क्वांटा कहो, ऊर्जा का क्वांटा या फोटोन कहते हैं। ऊर्जा का क्वांटा या फोटोन कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? ऊर्जा का क्वांटा या फिर फोटोन। तो प्रकाश चलता तो तरंग के रूप में है, मैक्सवेल ने बताया, लेकिन प्रकाश का अवशोषण और उत्सर्जन तरंग रूप में, अर्थात सतत ना होकर, सतत, भाई तरंग तो लगातार चलेगी, सतत रूप से चलेगी, सतत या लगातार ना होकर वो विविक्त रूप में, अर्थात छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है, जिन्हें ऊर्जा का क्वांटा या फोटोन कहते हैं। इतनी बात बताई। एक बार में यही लिख देता हूं, इसको आगे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार में एक इलेक्ट्रॉन केवल एक ही फोटोन को अवशोषित करता है। ध्यान रखें, जब भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, उत्सर्जित होने से पहले वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित करेगा, ऊर्जा को अवशोषित करेगा। तो एक बार में एक फोटोन को लेगा, एक से ज्यादा फोटोन को एक बार में एब्जॉर्ब वो कर ही नहीं सकता। अगर करता तो आगे हम पढ़ेंगे कि करता तो क्या होता, नहीं करता तो ये बात क्यों कही गई है। ठीक है, चलो, अब कोई देखने तो बैठा नहीं है इसको कि भाई एक को कर रहा है, दो को कर रहा है, देखने का तो कोई सिस्टम ही नहीं है, प्रकाश दिखता ही नहीं है, तो फिर पता कैसे चलता है?
कई सिद्धांत हम आगे चल के उसमें ऐसी प्रॉब्लम आएंगी जिससे हमको ये पता चलेगा कि वास्तव में अगर ये एक से ज्यादा को अवशोषित करता तो ये दिक्कत हो जाती, वैसा होता ही नहीं है, इसका मतलब एक से ज्यादा को नहीं करता है। आगे बताएंगे खैर उस चीज को, जिन्हें ऊर्जा का क्वांटा या फोटोन कहते हैं। एक बार में एक इलेक्ट्रॉन केवल एक ही फोटोन को अवशोषित करता है। यह सिद्धांत लिखने पढ़ने में एकदम सिंपल है, 2 लाइन का है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वेव ऑप्टिक्स में भी हम इसको पढ़ते हैं, लेकिन अब बात यह है कि इसको समझना, समझे कैसे, समझने के लिए सुनो ध्यान से। यह सतत रूप से अवशोषण और विविक्त रूप से अवशोषण या फोटोन के रूप में अवशोषण होता क्या है, इस चीज को तो समझे पहले। देखो, मान के चलो ये कोई सतह है, तुम चाहो तो डायग्राम बना भी सकते हो, ये तो लिखना ये परिभाषा, तो डायग्राम बना भी सकते हो। मैं थोड़ा 2 मिनट का समय दे दूंगा, और नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, याद भी रख सकते हो। देखो, अगर यहां पे कोई प्रकाश की तरंग आ रही है, भाई प्रकाश आता तो तरंग के रूप में ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, प्रकाश तरंग के रूप में आता है। ऐसे करके यहां पर प्रकाश तरंग के रूप में लगातार आ रहा है, ठीक। तो स्टार्टिंग में t बराबर 0 समय पर ये जो घटना है t बराबर 0 टाइम पे मैं लिख रहा हूं, t बराबर 0 समय पे प्रकाश ऐसे आ रहा है तरंग के रूप में। प्रकाश की तरंग की वेवलेंथ बहुत कम होती है, ऐसे प्रकाश आया, ठीक है। तो ये प्रकाश आएगा t बराबर 0 समय पे, मान के चलो यहां पे ऐसे आके पहुंचाइए, तो थोड़ी देर बाद, माइक्रो सेकेंड्स की बात हो रही है, बहुत कम समय की, माइक्रो नैनो बहुत कम, थोड़ी देर बाद इस प्रकाश का कुछ हिस्सा इस बॉडी के द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा, इसने अवशोषित कर लिया। अगर हम यहां पर t1 समय थोड़ी देर बाद और देखें तो प्रकाश का थोड़ा सा हिस्सा और बॉडी के अंदर चला जाएगा, यहां से कुछ हिस्सा और इस बॉडी ने अवशोषित कर लिया। ये t2 समय पे थोड़ी देर बाद फिर देखेंगे, तो थोड़ी देर बाद और देखेंगे तो इसका थोड़ा सा हिस्सा और चला जाएगा इसके अंदर, जाना चाहिए, चला जाएगा नहीं, जाना चाहिए तरंग सिद्धांत के अनुसार, क्योंकि तरंग का मतलब है सतत रूप से, सतत मतलब जैसे आ रहा है वैसे अवशोषित होना चाहिए, जैसे आता जा रहा है वैसे वैसे अवशोषित होता हुआ चला जाना चाहिए, ठीक है। समझना, इस छोटी सी चीज है, इसको समझना। बीएससी बीटेक सब में दिक्कत आएगी तुमको अगर ये नहीं समझा तो, क्योंकि छोटी सी चीज है, बट इसको बहुत सारे, क्या 99% बच्चे इस चीज को जानते ही नहीं है कि एक्चुअल में हो कैसे रहा है, सतत और विविक्त में अंतर क्या है। इस चीज को तुम समझ गए तो बस आसान है। फिर देखो, यहां पे फोटोन प्रकाश की तरंग आई, यहां पर थोड़ी सी अवशोषित हुई, फिर थोड़े समय बाद थोड़ी अवशोषित हुई, फिर थोड़े समय बाद थोड़ी अवशोषित हुई। ये जो है ये बात बताई मैक्सवेल ने हालांकि अवशोषण उत्सर्जन के बारे में कुछ नहीं कहा, पर मैक्सवेल के अनुसार ऐसा होना चाहिए। लेकिन मैक्स प्लांक भाई साहब का दिमाग कुछ और ही काम किया। जब मैक्सवेल का सिद्धांत फेल होता हुआ देखा तो उन्होंने एक दूसरी थ्योरी दी, और उन्होंने क्या बताया कि मान लो ये सतह है और इस सतह पे प्रकाश आया, स्टार्टिंग में t बराबर 0 समय पे प्रकाश आया। ध्यान से सुनना, यहां पे टाइम t इज इक्वल टू 0, जिस समय प्रकाश आया उस समय तो प्रकाश की तरंग आई होगी, चलता तो तरंग के रूप में चल के आया होगा प्रकाश, ये लो प्रकाश आ गया। अब थोड़ी देर बाद यहां पर ऐसे देखो, जितने समय में ये t1 समय में, यहां भी t1 समय देखें तो इतना सा प्रकाश आया है। अगर हम थोड़ी देर बाद देखें, बीच वाले हिस्से को मैं हटा रहा हूं, लास्ट वाले में एक साथ समझाता हूं तुमको। ये ऐसे करके तरंग आई है, ये तो तरंग जो होती है ना वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में बन जाती है। किस तरीके से, मान लो यहां से यहां तक एक फोटोन है, यहां से यहां तक दूसरा फोटोन है, यहां से यहां तक तीसरा फोटोन है, यहां से यहां तक चौथा फोटोन है, और एक फोटोन इसके अंदर जा चुका है। यहां से यहां तक ये फोटोन नंबर 1, फोटोन नंबर 2, फोटोन नंबर 3, फोटोन नंबर 4। अब ध्यान से समझना, तुमको अभी कुछ समझ में आया नहीं है। इसके हिसाब से तो फोटोन बने या ना बने, फोटोन का थोड़ा सा भी हिस्सा आया तो अवशोषित हो जाना चाहिए, जितना आएगा तुरंत अवशोषित होता हुआ चला जाएगा। समझ में आ गई बात? इसमें थोड़ा सा अलग सिस्टम है कि प्रकाश आएगा तो इतना सा प्रकाश जब तक सतह पे आ जाएगा,
तब तक ये इसको एब्जॉर्ब करेगा ही नहीं। ये कब अवशोषित करेगा? जब पूरा का पूरा फोटोन कंप्लीट आ जाएगा। अब यहां पर T1 समय पे प्रकाश का अवशोषण नहीं होगा, T2 पे नहीं होगा, डायरेक्ट T3 पर एक फोटोन आ जाएगा और ये पूरा का पूरा फोटोन एक साथ जाएगा। जबकि ये सिद्धांत कहता है कि थोड़ा सा अगर फोटोन भी आ गया तो वो चला जाएगा अंदर, ज्यादा आया तो भी चल जाएगा, लेकिन इसमें ये सिद्धांत कहता है कि थोड़ा फोटोन कभी भी अवशोषित नहीं होगा। कंप्लीट फोटोन जब तक सतह पर नहीं आ जाएगा तब तक इसका कोई अवशोषण नहीं होगा, ये सतह के ऊपर ही रहेगा। चलो इस बात को थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं। मान लो एक नल है और इस नल में से, इस नल को पूरी तरह खोल दिया जाए, इसमें से लगातार पानी गिर रहा है, तो ये तो हुआ पानी का सतत रूप से गिरना या सतत रूप से उत्सर्जन होना पानी का। एक दूसरा केस लेते हैं हम। दूसरा केस ये है कि अगर हम नल बंद है और नल थोड़ा सा लीकेज है, ये नल बंद है और नल थोड़ा सा लीकेज है, तो तुमने देखा होगा पानी की बूंदें टपकती हैं, इसमें से पानी की बूंद टपकती है। तो ये तो हो गया सतत, ये तो कैसा हो गया? सतत रूप से पानी का गिरना। जैसे सतत रूप से प्रकाश का अवशोषण होना लगातार होगा, जितना अंदर से आएगा उतना ही गिरेगा, यहां से जितना आएगा उतना ही इसमें गिरता जाएगा। ठीक है, अब इसमें समझाता हूं तुमको। यहां से पानी थोड़ा थोड़ा रिस कर बाहर निकलेगा इसमें से, और ये पानी ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा आया और गिर गया, थोड़ा सा, लगातार नहीं गिरेगा। कैसे गिरेगा? पानी इकट्ठा होगा, पहले तो पानी की बूंद बनेगी, जब ये भारी हो जाएगी तो ये बूंद गिर जाएगी, फिर दूसरी बूंद भारी होगी वो गिरेगी, तीसरी बूंद भारी होगी गिरेगी। तो इनको हम पानी का फोटोन मान सकते हैं एक तरीके से, पानी का फोटोन। हालांकि पानी कोई फोटोन नहीं होता, समझाने के लिए पानी के फोटोन की तरह इसको मान लेते हैं। तो जैसे बूंद बूंद करके पानी गिरता है, पानी रिसता हुआ आया, इकट्ठा हुआ, बूंद बनी, फिर गिर गई, फिर आया, बूंद बनी, फिर गिर गई। हालांकि एक से दूसरे फोटोन को आने में कुछ भी समय नहीं लगेगा, बहुत कम, ना के बराबर समय लगेगा। इतना नोट करने के बाद में कुछ पॉइंट्स और मैं बता रहा हूं, उनको नोट कर लो एक बार। तो पॉइंट बाय पॉइंट इसी के नीचे दोनों चित्र बना के अगर बनाना चाहो तो इनके नीचे से लिखना शुरू करें। सतत अवशोषण में तरंग आपतित होते ही सतह द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, परंतु प्रकाश तरंग के रूप में सतत रूप से अवशोषित ना होकर विविक्त रूप से अवशोषित होता है। अर्थात प्रकाश तरंग तब तक अवशोषित नहीं होगी जब तक संपूर्ण फोटोन सतह पर आपतित ना हो जाए। अगला पॉइंट, फोटोन का गतिक द्रव्यमान अपरिभाषित होता है। मतलब जब फोटोन गति करता है उस समय इसका द्रव्यमान कितना होता है पता नहीं, परंतु स्थिर द्रव्यमान एवं आवेश शून्य होते हैं। अर्थात जब कोई इलेक्ट्रॉन फोटोन को अवशोषित करता है तो फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन पर स्थानांतरित हो जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एवं आवेश नहीं बदलता है। अगला पॉइंट, वायु एवं निर्वात में सभी प्रकार के फोटोनों का वेग c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक निर्देश तंत्र में प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। फोटोन की इलेक्ट्रॉन से टक्कर प्रत्यास्थ होती है, अर्थात इस टक्कर के दौरान ऊर्जा हानि नहीं होती है। टक्कर के दौरान ऊर्जा हानि नहीं होती है। ये पॉइंट्स लिख लिया, मैं एक बार इनको समझा देता हूं। देखो, इसमें पहला पॉइंट तो वही था जो मैं अभी चित्र बना के समझा रहा था। सेकंड जो पॉइंट है वो क्या था? वो ये था कि अगर कोई फोटोन है, फोटोन का गतिक द्रव्यमान, फोटोन का गतिक द्रव्यमान अपरिभाषित होता है। फोटोन का गतिक द्रव्यमान अपरिभाषित होता है। इसका मतलब ये
कि गतिशील अवस्था में फोटोन का द्रव्यमान होता कितना है, इस बात को हम इतना इजीली निकाल ही नहीं सकते, ऐसे मान लो। लेकिन जब फोटोन स्थिर अवस्था में होता है, जब फोटोन स्थिर अवस्था में होता है तो इसका द्रव्यमान m बराबर 0 होता है और इसका आवेश भी q बराबर 0 होता है। तो सुनो, जैसे मान लो ये किसी धातु की सतह पे एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पर प्रकाश का फोटोन आया, मान के चलो ये फोटोन आके अवशोषित हो गया इस इलेक्ट्रॉन के पास, ठीक है भाई। तो इलेक्ट्रॉन के पास कितना आवेश होता है, E, द्रव्यमान कितना होता है, me, ये इसका द्रव्यमान है। तो ये जब इसके अभी गति करता हुआ आ रहा है, लेकिन जब ये इसको अवशोषित कर लेगा इलेक्ट्रॉन तो स्थिर अवस्था में आ जाएगा। भाई अवशोषित होने का क्या मतलब है, सतह पे आके अवशोषित हो गया, अब वो आगे कहीं नहीं जाएगा। अवशोषित होने का मतलब इलेक्ट्रॉन से आके चिपक गया है, इलेक्ट्रॉन पे आके अवशोषित हो गया। चिपकने को तो कोई ये फिजिकल पदार्थ तो है नहीं जो चिपक जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन इसको अवशोषित कर लेगा, इसकी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के अंदर चली जाएगी। ऊर्जा ही तो है फोटोन, और क्या है। अब ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के पास चली गई और यहां से कहीं नहीं जा रही, मतलब फोटोन कैसा हो गया, स्थिर। कैसा हो गया, स्थिर। इलेक्ट्रॉन से आके चिपक गया, ऐसे मान लो, स्थिर हो गया। और स्थिर का द्रव्यमान 0 और आवेश भी 0। तो इसका, हालांकि फोटोन से चिपकने के बाद इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से चिपक गया है कौन, फोटोन, तो ये एक दोनों का मिला के एक निकाय बन गया, एक सिस्टम बन गया। इसका द्रव्यमान me ही होगा और इसका आवेश E होगा, क्योंकि इसके ऊपर जो फोटोन आया है उसमें तो ना द्रव्यमान होता है और ना ही आवेश स्थिर अवस्था में। ये पॉइंट था, सेकंड नंबर पॉइंट। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या कहना चाह रहा है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था अपना, कि वायु और निर्वात में प्रकाश का वेग इतना होता है, ये तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी निर्देश तंत्र में इसका वेग बदलता नहीं है, ये सिंपल पॉइंट है और इसको हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कराएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमको लिखना है तो पहले लिख लें, लिखें भाई। यदि किसी फोटोन की आवृत्ति, यदि किसी प्रकाशिक फोटोन की आवृत्ति न्यू है, न्यू आवृत्ति को वैसे एफ से भी व्यक्त कर सकते हैं, अगर तुमको न्यू अजीब लगता है, बनता नहीं है तुमसे, तो एफ से भी कर देना, एफ या न्यू से व्यक्त करते हैं। यदि किसी फोटोन की आवृत्ति न्यू है तो फोटोन की ऊर्जा E बराबर एच न्यू होगी। फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी, E बराबर एच न्यू। एक फोटोन की ऊर्जा है ये, किसकी ऊर्जा है, एक फोटोन की ऊर्जा। यहां पर जो न्यू है वो तो आवर्ती है और एच है प्लांक कांस्टेंट या प्लांक नियतांक। और प्लांक नियतांक का मान कितना होता है, इसका मान होता है 6.626 इंटू 6.62 भी ले सकते हो तुम, 6.626 इंटू 10 की पावर -34। और इसका मात्रक क्या होगा, h बराबर क्या आ जाएगा, h बराबर E अपॉन न्यू। E का मात्रक जूल इंटू E का मात्रक न्यू का मात्रक 1/सेकंड, तो इसका मात्रक हो गया जूल इंटू सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड। यह मात्रक हुआ किसका, प्लांक नियतांक का, जहां पे इसका मान इतना होता है। अब इसको हम और दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं वो ध्यान से सुनना। कैसे लिख सकते हैं इसको दूसरे रूप में, चूंकि E बराबर क्या निकल के आया, एच न्यू। ध्यान रखें एक फॉर्मूला होता है न्यू बराबर C अपॉन लैम्बडा, मतलब आवृत्ति जो होती है वो प्रकाश के वेग और उसकी तरंगदैर्ध्य का अनुपात होती है। ये फॉर्मूला याद रखें। तो इसको मैं लिख सकता हूं एच सी अपॉन में लैम्बडा। तो किसी फोटोन की ऊर्जा दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो उसकी फ्रीक्वेंसी पता हो, या तो उसकी हमको आवृत्ति पता हो न्यू, या फिर उसकी तरंगदैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ हमको पता होनी चाहिए। समझ में आ गई बात, या तो आवृत्ति पता हो या फिर उसकी क्या पता होनी चाहिए, वेवलेंथ। और हम क्या निकाल देंगे, किसी फोटोन की ऊर्जा कितनी है, ये आसानी से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गए यहाँ तक। इसमें इस पॉइंट में लिख ही दिया होगा कंप्लीट। इसके बाद में हम अगले पॉइंट पे चलते हैं इसी तरीके से। जो भी पॉइंट नंबर तुम्हारा अगला हो वो पॉइंट लिख लेना। अगला पॉइंट लिखें, स्थिर फोटोन का संवेग शून्य होता है, परंतु गतिक फोटोन का संवेग निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। स्थिर फोटोन का संवेग शून्य होता है, परंतु गतिक फोटोन का संवेग निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। संवेग को पी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, संवेग कैसे निकालें इसका, मोमेंटम।
संवेग निकालने के लिए, संवेग होता क्या है? संवेग होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग। मतलब यहां से P बराबर m तो उसका द्रव्यमान किसका? फोटोन का, ध्यान रखना, फोटोन का, जो कि कैसा है? अपरिभाषित, मतलब उसको डायरेक्ट हम लिख नहीं सकते कि इसका मान इतना है, इसलिए कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। P बराबर m इंटू सी, क्योंकि वेग फोटोन का v नहीं होता है, कितना होता है? c। तो P बराबर mc, ये क्या आ गया? फोटोन का संवेग। लेकिन इसका मान, इस फॉर्मूले से इसका मान तो निकल जाना चाहिए, बट इसके लिए हमारे पास मास परिभाषित नहीं है, और मास जब तक हमारे पास परिभाषित नहीं है तब तक हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि मास तो हमारे पास है ही नहीं। तो इसके लिए हम एक जुगाड़ लगाते हैं, चूंकि एक सूत्र है E बराबर h न्यू। E बराबर क्या है? h न्यू। और एक फॉर्मूला होता है आइंस्टीन वाला, E बराबर mc स्क्वायर, क्योंकि लॉस ऑफ मास की वजह से ही क्या जनरेट होता है? प्रकाश सूर्य में। E बराबर mc स्क्वायर, E बराबर h न्यू। दोनों फॉर्मूलों को एक साथ लिखो तो h न्यू बराबर mc स्क्वायर। ठीक है, हमको क्या चाहिए? mc बराबर p है, तो m इंटू सी निकाल लेते हैं। तो mc इज इक्वल टू h न्यू अपॉन में c, एक c को इसके नीचे पहुंचा दिया, h न्यू अपॉन c आ गया। और इसकी जगह में क्या लिख सकता हूं? p। तो बराबर में कितना आ गया? p बराबर h न्यू अपॉन में c, h न्यू अपॉन में c। अच्छा, यहां पे इस फॉर्मूले को गौर से देखो, यहां पर न्यू बराबर क्या है? c अपॉन लैम्बडा। न्यू बराबर है c अपॉन लैम्बडा, रख दो चलो इसमें, h c अपॉन लैम्बडा इंटू c, c से कट गया c, और कितना आ गया? h अपॉन में लैम्बडा। तो किसी फोटोन का संवेग अगर तुमको निकालना है तो उसके द्रव्यमान के पीछे मत भागो, क्योंकि ये तो अपरिभाषित है, इसका मान हम लिख भी नहीं सकते। तो द्रव्यमान को हटाने के लिए हमको ऊर्जा के पदों में या लैम्बडा के पदों में लाने के लिए E बराबर h न्यू फॉर्मूला है, और E बराबर mc स्क्वायर होता ही है, क्योंकि मास लॉस ऑफ मास से ही जनरेट होता है कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग। जहां कोई भी नहीं, जो सामान्य प्रकाश आता है पृथ्वी, वो उससे होता है। तो इन दोनों का यूज करके हमने ये लिखा, इसको सॉल्व करके, क्योंकि संवेग P बराबर होता है mc इज इक्वल टू h न्यू अपॉन में c, और h न्यू अपॉन c में न्यू का मान लिख दिया, जो कि यहाँ पे हमने लिखा है। इसका मान लिख के c से c कट गया, और क्या आ गया? h अपॉन में लैम्बडा। कुल मिला के बात यह है, किसी भी फोटोन का अगर तुमको संवेग निकालना है ना, तो h का मान, h तो कांस्टेंट है, h का मान तो हमको पता है, किसी भी केस में इतना ही रहता है, हमेशा यूनिवर्सल कांस्टेंट है। लेकिन उस फोटोन की वेवलेंथ अगर हमको पता है, लैम्बडा हमको पता है, तरंगदैर्घ्य हमको पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? उस फोटोन का संवेग। समझ में आ गई होगी इतनी सी बात। अगले पॉइंट पे हम विचार करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो दृश्य प्रकाश होता है, विजिबल लाइट जो होती है, दृश्य प्रकाश की जो वेवलेंथ होती है, तरंगदैर्घ्य, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, इसको साथ साथ नोट भी करते जाएं, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। जो विजिबल लाइट है उसकी वेवलेंथ यानी कि तरंगदैर्घ्य 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। अच्छा, जिसका बढ़ता हुआ क्रम VIV-GYOR विबग्योर होता है, इसका बढ़ता हुआ क्रम है। मतलब यह है सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी? वॉयलेट यानी कि बैंगनी, और सबसे ज्यादा किसकी होगी? रेड। क्रम ये रहेगा, इसके बाद इंडिगो, जामुनी, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और सबसे लास्ट में क्या आएगा? रेड। इसका मतलब यह है कि अगर तुमसे पूछता है कि बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, तो तुम एग्जैक्ट जवाब दे सकते हो 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अभी सबकी पढ़ेंगे, पर लास्ट वाले की कितनी होगी? लास्ट 8000 तक हो सकती है, और मिनिमम कितनी होती है? 4000 तक हो सकती है। हाईएस्ट कितनी हो सकती है? 8000, 4000 से लेके 8000 के बीच में। अगर 4000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ है तो पक्का प्रकाश बैंगनी कलर का होगा, और 8000 है तो पक्का प्रकाश कैसा होगा? रेड कलर का ही होगा। समझ रहे हो? तो वेवलेंथ चेंज होने से
जो लाइट का कलर है वो चेंज हो जाता है। अब सुनो, सबसे कम तरंग दैर्ध्य है लैम्बडा बी, इसकी इससे ज्यादा वेवलेंथ होगी लैम्बडा आई इंडिगो यानी कि जामुनी, इससे ज्यादा लैम्बडा बी, इसके बढ़ते 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 हम पहुंच जाएंगे सबसे ज्यादा किसकी होगी, लैम्बडा आर। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, सीधी सी बात है यहां से। अब दूसरी चीज पे चलते हैं कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति में क्या रिलेशन है। तो न्यू हमने रिलेशन पढ़ा था, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा, ये रिलेशन होता है। यहां से लैम्बडा इज इक्वल टू सी अपॉन में न्यू आ जाएगा। क्लियर है? न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, एफ भी यूज कर सकते हो फ्रीक्वेंसी की जगह। यहां पर एन नहीं करोगे, लेकिन नॉर्मल कोई भी, जैसे कोई पहिए के घूमने की फ्रीक्वेंसी वगैरह, वो एन से डिनोट की जा सकती है, बिकॉज वहां पे एन इज नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ठीक। बट यहां पर न्यू क्या है, न्यू है फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति जो प्रकाश की है, ये कोई नंबर नहीं है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं, यहां से एक बात पता चला कि लैम्बडा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन न्यू, मतलब ये है कि तरंगदैर्ध्य बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। इसको उल्टा कर दो, सबसे ज्यादा देखो, इसकी सबसे कम है तो इसकी सबसे ज्यादा होगी, लैम्बडा न्यू वी सबसे ज्यादा, फिर इससे कम न्यू आई, फिर इससे कम न्यू बी, और सबसे कम किसकी होगी, न्यू आर। रेड कलर के प्रकाश की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। अच्छा, अब हम जानते हैं कि किसी भी फोटोन या किसी भी प्रकाश के एक फोटोन की अगर हम ऊर्जा निकालें तो ऊर्जा सीधे सीधे फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि एस तो कांस्टेंट है। तो यहां पर जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे क्या बढ़ेगी, पर फोटोन एनर्जी, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा। तो अगर हम ऊर्जा के बढ़ते क्रम में लिखें तो ई सबसे ज्यादा होगी, इससे कम कौन होगा, ई आई, और सबसे कम कौन होगा, सबसे कम होगा ई आर। मतलब यह है रेड कलर के फोटोन की एनर्जी होगी सबसे कम और सबसे ज्यादा होगी बैंगनी कलर के फोटोन की फ्रीक्वेंसी और ऊर्जा दोनों ही। यहां पे एक बात ध्यान रखें, रट लेना, इस चीज को दिमाग में रखना एकदम अच्छे तरीके से, क्या कि अगर हमको किसी प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा बढ़ानी है, प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा बढ़ानी है, तो हमको क्या बढ़ा देना चाहिए, सोच के देखो क्या बढ़ा देना चाहिए, हमको उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देनी चाहिए। ऊर्जा सबसे ज्यादा किसकी होगी, बैंगनी, और सबसे कम रेड। तो हमको अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे तो एनर्जी भी बढ़ती जाएगी, और एनर्जी बढ़ती जाएगी। सबसे ज्यादा बैंगनी कलर के प्रकाश जो होता है उसमें एनर्जी होती है सबसे ज्यादा, और रेड कलर के प्रकाश में के एक फोटोन में ऊर्जा होती है सबसे कम। तो ये पॉइंट इसको एज इट इज लिख लेना। फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, और ये लास्ट पॉइंट होगा इसमें। देखो क्या लास्ट पॉइंट, चलो भैया लास्ट पॉइंट इसका इतना इंपॉर्टेंट है कि ये मान लो कि ये पॉइंट समझ में आ गया तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तुमको आसान हो जाएगा। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा अंडरलाइन करके और अच्छे तरीके से लिखना और अच्छे तरीके से पढ़ना है। देखो ध्यान से सुनना है एक बार, क्योंकि आगे चल के हम बहुत सारे ग्राफ बनाएंगे और बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे डिस्कस करेंगे कि अगर मैं हर एक पॉइंट में ये बोलूंगा कि आवृत्ति बढ़ाई तीव्रता बढ़ाई, आवृत्ति बढ़ाई तीव्रता बढ़ाई, तुमको आवृत्ति और तीव्रता में जब तक अंतर ही नहीं पता तब तक ये मानो कि तुम्हारे ऊपर से जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए ध्यान से समझ लेना। चलो, जब प्रकाश की पहले आवृत्ति की बात कर लेते हैं। चलो, जब प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाते हैं, जब प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाते हैं तो आवृत्ति बढ़ाने से क्या बढ़ता है, ऊर्जा। तो आपतित फोटोन की ऊर्जा, तो आपतित फोटोन की ऊर्जा बढ़ती है, परंतु अब ध्यान से सुनना, परंतु फोटोन की संख्या
परंतु फोटोन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, परिवर्तन नहीं होता है, फोटोन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये सिंपल सी बात है, किसी भी बुक में तुमको सीधी सीधी लिखी हुई मिल जाएगी, बट इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। चलो मैं अब अगला पॉइंट डिस्कस करता हूं, दोनों को फिर एक साथ मिला के पढ़ेंगे और क्या क्या दोनों में डिफरेंस है वो हम पढ़ेंगे। जब प्रकाश की, ये लास्ट पॉइंट है, जब प्रकाश की, ये तो आवृत्ति बढ़ाई, अब की बार हम बढ़ा रहे हैं तीव्रता बढ़ाते हैं। जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं तो ऊपर वाले कॉपी कर रहा हूं मैं, आपतित फोटोन की ऊर्जा बढ़ती है। इसमें क्या लिखा है? बढ़ती है। इसमें लिखेंगे अपरिवर्तित रहती है। फोटोन की संख्या नहीं, सॉरी, फोटोन की ऊर्जा नहीं बढ़ेगी। क्या बढ़ाने पे? तीव्रता, इंटेंसिटी बढ़ाने पर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी या एनर्जी नहीं बढ़ेगी, अपरिवर्तित रहती है। परंतु के बाद वाली लाइन फिर से लिखेंगे, परंतु फोटोन की संख्या में वृद्धि हो जाती है, जबकि इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, वृद्धि हो जाती है। अब ऐसा होने से क्या फर्क पड़ेगा, ये हमको प्रैक्टिकली समझ में कैसे आएगा? थ्योरेटिकली हर किताब में लिखा हुआ है, सब बच्चा पढ़ता है, हर कोई पढ़ता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज समझ में कैसे आएगी? हमको कैसे पता चलेगा कब लाइट की तीव्रता बढ़ रही है और कब उसकी आवृत्ति बढ़ रही है? आवृत्ति और तीव्रता सुनने में एक जैसे शब्द लगते हैं, लेकिन हमको यही पता नहीं चलता है कि आवृत्ति बढ़ाने से क्या होगा, तीव्रता बढ़ाने से क्या होगा, तब तक सब फेलियर। इधर सुन, प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने से, सुन लेना ध्यान से, पहले पॉइंट में डिस्कस किया हमने, आवृत्ति बढ़ाने से ऊर्जा बढ़ती है। कहीं भी नंबर ऑफ फोटोन का यहां पे कोई क्वेश्चन नहीं आया है। आवृत्ति बढ़ाने से फोटोन की क्या बढ़ती है? ऊर्जा। लेकिन फोटोन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब पहले 5 फोटोन आ रहे हैं तो अभी भी 5 ही फोटोन आएंगे, उसकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब सुनो, जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं तो आपतित फोटोन की संख्या तो ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। मतलब यह है, ऊर्जा नहीं बढ़ेगी, तीव्रता बढ़ाने से ऊर्जा नहीं बढ़ेगी। क्या बढ़ेगा? आपतित फोटोन की संख्या बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? संख्या। कुल मिला के अगर हम एक शॉर्ट में इसको समझने की कोशिश करें तो जब मैं आवृत्ति बढ़ाऊंगा तो अब सिंपल वे में कहें तो उजाला नहीं बढ़ेगा, परंतु कलर चेंज हो जाएगा। परंतु इसका कलर क्या हो जाएगा? चेंज। लाइट का कलर चेंज होगा। कैसे? हम क्या बढ़ा रहे हैं? आवृत्ति बढ़ाएंगे तो तरंगदैर्घ्य चेंज होगी। तरंगदैर्घ्य जैसे जैसे बढ़ेगी, तरंगदैर्घ्य अगर बढ़ा रहे हैं हम तो प्रकाश बैंगनी से लाल होने लगेगा धीरे धीरे, और अगर हम तरंगदैर्घ्य घटा रहे हैं तो लाल से कैसा होने लगेगा? प्रकाश बैंगनी। तो यहां पे उजाला नहीं बढ़ेगा, लेकिन कलर में क्या आ जाएगा? चेंज। प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा हमको क्या बढ़ाया जा रहा है। एक चीज को कांस्टेंट रख के अगर हम तीव्रता को ना बढ़ाएं, आवृत्ति को सिर्फ चेंज करें, तो हम ये देख पाएंगे कि कलर चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या बढ़ रही है? इसकी तीव्रता चेंज हो रही है। बढ़ रही है कहना गलत होगा, बढ़ रही है तब कहेंगे जब लाल से और बैंगनी की तरफ वो शिफ्ट हो रहा है प्रकाश। चलो, अगर हम तीव्रता बढ़ाते हैं, तीव्रता बढ़ाने पे क्या ऊर्जा बढ़ती है? ऊर्जा तो अपरिवर्तित रहती है। मतलब एनर्जी अपरिवर्तित कब रहेगी? E बराबर एच न्यू के हिसाब से कब रहेगी? एच तो कांस्टेंट है, जब न्यू कांस्टेंट रहे। तो न्यू चेंज नहीं हो रहा है, इसमें न्यू चेंज नहीं हो रहा तो लैम्बडा चेंज नहीं होगा, लैम्बडा चेंज नहीं होगा तो कलर चेंज नहीं होगा। तो इसमें जो कलर है, कलर में भैया नो चेंज, मतलब कलर चेंज नहीं होगा। बट अगर हम तीव्रता को बढ़ा रहे हैं तो उजाला या ऐसे कहें प्रकाश बढ़ जाएगा, ऐसे समझो। चलो दूसरा तरीका बताता हूं। हम एक बल्ब जलाते हैं 10 वाट का, एक बल्ब जला दिए, सामने पर्दे पे इसका उजाला प्राप्त करते हैं और यहां पे हमको प्रकाश प्राप्त हुआ।
दूसरी बार में हम 2 बल्ब जलाते हैं और प्रकाश प्राप्त करते हैं, तो तुमको क्या अंतर महसूस होगा? जब एक बल्ब जलेगा तो यहां पे उजाला कम होगा, 2 बल्ब जलेंगे तो उजाला ज्यादा होगा। क्यों हुआ ज्यादा? मान लो ये वाला बल्ब 1 सेकंड में 20 फोटोन निकाल रहा है और ये दोनों 10-10 वाट के बल्ब हैं, तो 2 बल्ब 1 सेकंड में 20 फोटोन निकालेंगे, दुगने निकालेंगे। अगर ये 20 निकाल रहा है तो दोनों मिलकर 40 निकालेंगे, तो फोटोन की संख्या बढ़ेगी। संख्या बढ़ने से उजाला बढ़ेगा, यानी कि प्रकाश की मात्रा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर ये दोनों 10-10 वाट के बल्ब हैं, मान लो 10-10 वाट के बल्ब हैं और इनसे 20 फोटोन प्रति सेकंड निकल रहे हैं, तो प्रति सेकंड इस पर्दे पे कितने फोटोन जाएंगे? 40। एक बल्ब जलाएंगे तो कितने फोटोन जाएंगे? 20। 2 जलाएंगे तो कितने? 40। इसका मतलब तीव्रता बढ़ाने से फोटोन की संख्या बढ़ती है। क्या बढ़ती है? फोटोन की संख्या। अच्छा, अगर हम आवृत्ति बढ़ाते तो क्या होता? यहां पे बल्ब 2 लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आवृत्ति तो एक ही की बढ़ा सकते हैं। आवृत्ति बढ़ाएंगे तो पहले स्टार्टिंग में मान लो लाल जल रहा है बल्ब और इसकी किसी तरीके से फ्रीक्वेंसी चेंज की जाए, तो धीरे धीरे ये बैंगनी होता जाएगा। यहां पे जो प्रकाश जा रहा है वो कैसा होता जाएगा? बैंगनी। ये 10 वाट का बल्ब है, मान लो 10 वाट का बल्ब है, ये प्रति सेकंड 20 फोटोन निकाल रहा है। प्रति सेकंड कितने फोटोन निकाल रहा है? 20। तो चाहे ये लाल जले, पीला जले, काला जले, काला तो कैसे जलेगा? लाल, कोई से कलर का जले, कोई से कलर का जले, इससे प्रति सेकंड 20 फोटोन ही निकलेंगे। तो कोई से कलर का जलने से ऊर्जा चेंज हो रही है, कलर चेंज होगा तो एनर्जी चेंज होगी, बट फोटोन की संख्या में कोई परिवर्तन यहां पर नहीं होगा, क्योंकि बल्ब तो एक ही है, फोटोन कैसे बढ़ेंगे? तो कुल मिला के बात यह है कि आवृत्ति बढ़ाने से ऊर्जा तो बढ़ जाती है, लेकिन फोटोन की संख्या में परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन तीव्रता बढ़ाने से ऊर्जा बदलती नहीं है, लेकिन फोटोन की संख्या बदल जाती है। यहां इसके 20 फोटोन हो या इसके 20 फोटोन हो, इसमें से कोई फोटोन निकल के यहां पे पहुंचेगा तो हमको ये पता नहीं चलेगा कि ये फोटोन कौन से बल्ब से आया है, क्योंकि सेम वाट के बल्ब है, तो यहां सेम एनर्जी कंज्यूम हो रही है, सेम एनर्जी से निकल रहे हैं। इसका मतलब यहां पे भी पहुंचेंगे तो दोनों में से निकलने वाले फोटोन बिल्कुल एक जैसे होंगे, बिल्कुल एक जैसे होंगे। टोटल संख्या कितनी होगी उनकी? 40। ये माना हुआ नंबर है मेरी तरफ से, ऐसा जरूरी नहीं है कि इतने फोटोन हो। उसके लिए हम तरीका बताएंगे लास्ट में कि कितने फोटोन किस बल्ब से प्रति सेकंड निकलते हैं। ये कंप्लीट हो गया तुम्हारा फोटोन थ्योरी। फोटोन होता क्या है, इसके पीछे मैंने तुमको 10-12 पॉइंट करवाए हैं, 8-10 पॉइंट हो गए होंगे करीब करीब। तो फोटोन थ्योरी जिसको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ध्यान रखना, आगे वही बच्चा कुछ कर पाएगा इसमें, नहीं तो सिर्फ बैठ के तमाशा देखते रहना, कैसे कैसे ग्राफ बन गए, कैसे बिगड़ गया, कुछ नहीं है लेना देना। चलो इसको यहां तक नोट करो, फिर आगे की बात हम करते हैं। अगले टॉपिक पे आते हैं, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति और तीव्रता का प्रभाव। प्रकाश की आवृत्ति और तीव्रता जब मैंने पिछले टॉपिक में अभी समझाई है, वो अगर तुमको समझ में आ गई होगी तो ये भी तुमको समझ में आ जाएगा, और ये समझ में आ जाएगा तो आगे भी समझ में आ जाएगा। चलो सबसे पहले पढ़ते हैं हम दोनों का प्रभाव। सबसे पहले पढ़ते हैं आवृत्ति का प्रभाव। आवृत्ति का प्रभाव, ध्यान से सुनना पूरी कहानी क्या है। और इस साइड में पढ़ेंगे हम तीव्रता का प्रभाव। आवृत्ति का प्रभाव और तीव्रता का प्रभाव, तुम भी इसी तरीके से हेडिंग डाल लेना, और इसमें मैं बोल दूंगा तो लिख लेना। अभी ये हेडिंग डाल लो, आवृत्ति का प्रभाव, पहले दोनों को समझा देता हूं फिर लिख लेना इसी तरीके से लैंग्वेज बना के। नोट्स भी डाल रखे हैं वो पढ़ लेना, है ना। आवृत्ति का प्रभाव देखो, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन निकलता कैसे है किसी भी सरफेस से, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है? फोटो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रकाश द्वारा ही हम इलेक्ट्रॉन निकालना है और किसी मेथड से नहीं। और भी मेथड मैंने करवाए हैं, कौन कौन से मेथड से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकता है। चलो खैर उस बहस में नहीं पढ़ेंगे। अभी देखो, मान लो ये मेटेलिक सरफेस है दो, और यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है, इस मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इस पर एक रेडिएशन आया, मतलब एक कोई प्रकाश की तरंग आई। दूसरा यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन है जिस पर कोई प्रकाश की तरंग आई। प्रकाश की तरंग आई तो इसकी एक निश्चित लंबाई का फोटोन होगा, जो कि इलेक्ट्रॉन द्वारा क्या कर लिया जाएगा? अवशोषित कर लिया जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन, माना कि ये इलेक्ट्रॉन इस सतह के साथ इसकी बाइंडिंग एनर्जी, या जिसको हम दूसरे शब्दों में कार्यफलन भी कह सकते हैं, इसका कार्यफलन मान लो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है।
ये 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है इसका कार्यफलन। अब क्या होगा, ये जो यहां से प्रकाश आ रहा है, इस प्रकाश के एक फोटोन को ये अवशोषित कर लेगा। अवशोषित करने के बाद इसकी ऊर्जा लेगा और फिर ये चेक करेगा कि ये ऊर्जा इससे कम है या ज्यादा। अब ये मैं बता चुका हूं कार्यफलन में कि अगर आने वाले फोटोन, एक फोटोन में ऊर्जा इससे कम हुई, तो फिर इसके इजेक्शन के चांसेस 0 हैं, मतलब इसके यहां से निकलने के चांसेस 0 हैं, निकलेगा ही नहीं। अगर इतनी या इससे ज्यादा हुई तो चांस है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो अब यदि मैं आवृत्ति बढ़ाता हूं, तो फिर से वो टॉपिक रिपीट कर रहा हूं कि जैसे ही मैं प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाऊंगा, आवृत्ति बढ़ाने से जो फोटोन है, फोटोन ऊर्जा बढ़ेगी, और ऊर्जा बढ़ेगी तो क्या होगा, मान लो स्टार्टिंग में ये जो फोटोन आ रहा है कम से कम इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का होना चाहिए। अब जैसे ही इसकी आवृत्ति बढ़ाई तो इसकी ऊर्जा भी बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ के हो गई 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्या मुझे बताओ, आवृत्ति बढ़ाने पर फोटोन की ऊर्जा बढ़ जाती है, बट फोटोन की जो संख्या है, क्या फोटोन की संख्या चेंज होगी? तो इसका जवाब है फोटोन की संख्या में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब अगर पहले एक फोटोन आ रहा है तो अभी भी एक ही फोटोन आएगा, तो एक फोटोन आएगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन को ही तो यहां से इजेक्ट करेगा। लेकिन अगर मान के चलो पहले ये 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का था, फिर हमने ऊर्जा बढ़ा के इसकी 5 कर दी, तो जब 2.5 से निकलेगा, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा इस पे आएगी तो ये 0 ऊर्जा से निकलेगा, क्योंकि 2.5 की 2.5 तो इसको निकालने में खर्च हो गई। जब ये 5 से आया और एनर्जी का लॉस नहीं हुआ तो 2.5 से निकल जाएगा। कुल मिला के जैसे जैसे हम आवृत्ति को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे फोटोन की ऊर्जा बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, ऊर्जा। और फोटोन की ऊर्जा बढ़ने से, भाई यहां पे जो ऊर्जा आ रही है उसकी मात्रा बढ़ने से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो निकलते समय इसके पास ऊर्जा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये ऊर्जा कहां से आई, ये ऊर्जा यहीं से तो आई, इसमें अंदर तो बन नहीं रही ऊर्जा। भाई मान के चलो पहले इसकी ऊर्जा कितनी थी, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, या मान लो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहले आ रही थी। अब हमने उसको बढ़ाकर कितना कर दिया, आवृत्ति बढ़ाई है, आवृत्ति बढ़ाने से 3 से 5 हो गया, तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आएगा तो यहां पे 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से जाएगा निकल के, और जब बढ़ा के हमने इसको 5 कर दिया तो अब ये कितनी ऊर्जा से निकल के जाएगा, अब ये जाएगा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वास्तव में इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ी है। जब इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से निकल गया है तो इलेक्ट्रॉन की क्या बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा। तो आवृत्ति बढ़ाने से फोटोन की ऊर्जा बढ़ेगी, फोटोन की ऊर्जा बढ़ने से उत्सर्जित, या ऐसे कहो फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। परंतु फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या अपरिवर्तित रहेगी, ऐसे कह देते हैं इसको, अपरिवर्तित रहेगी। समझ में आ गई होगी कहानी, नहीं आई तो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं, वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हो। आवृत्ति बढ़ाने से फोटोन की ऊर्जा बढ़ती है, फोटोन की ऊर्जा बढ़ने से जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि जितनी ऊर्जा बचेगी वो सब गतिज ऊर्जा के रूप में निकल जाएगी। तो गतिज ऊर्जा बढ़ने से इलेक्ट्रॉन तेजी से गति करेगा। आवृत्ति बढ़ाने से फोटोन की ऊर्जा बढ़ी, ऊर्जा बढ़ाने से गतिज ऊर्जा बढ़ी, परंतु फोटोन की संख्या अपरिवर्तित रही। मतलब आवृत्ति बढ़ाने पर फोटोन की सिर्फ ऊर्जा बढ़ती है, इसकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। संख्या नहीं बढ़ी तो अगर पहले एक फोटोन आ रहा था तो एक ही आएगा, लेकिन ज्यादा ऊर्जा का आएगा, तो इलेक्ट्रॉन तो एक ही निकला ना। हाँ, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जरूर बढ़ गई बट इलेक्ट्रॉन एक ही निकला, इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये पूरी कहानी हो गई। आवृत्ति चेंज करने पर जो फोटो इलेक्ट्रॉन है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है, उस पर क्या फर्क पड़ता है, तो इसको पूरी भाषा बना के लिख लेना जो मैंने बोला है एज इट इज। इधर तीव्रता का प्रभाव, यहां पे कोई भी जो मेटल की सरफेस होती है उसमें केवल इलेक्ट्रॉन एक होता है या बहुत होते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, करोड़ों इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं,
करोड़ों इलेक्ट्रॉन इसमें हो सकते हैं। यहां पे तो फोटोन ही एक था, इसलिए हमने ज्यादा की बात ही नहीं की। अब हमने क्या किया, मान लो यहां पे जो प्रकाश आ रहा है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक फोटोन है उस प्रकाश का, और इसकी बाइंडिंग एनर्जी या कार्यफलन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये निकल के जाएगा कितनी ऊर्जा से, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सीधी सी बात है, 2.5 इसको निकालने में खर्च हो गई, 0.5 से निकल के चला गया। बट अब की बार हमको क्या बढ़ानी है, इसकी तीव्रता। सुनना ध्यान से, तीव्रता बढ़ाई, अगर तीव्रता इंटेंसिटी बढ़ाई तो मैं क्या बढ़ा रहा हूं तीव्रता बढ़ाने से, फोटोन की संख्या। फोटोन क्या बढ़ा रहा हूं मैं, संख्या, फोटोन की संख्या बढ़ा रहे हैं भैया। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं क्या तीव्रता बढ़ाने से फोटोन की ऊर्जा बढ़ी, तो इसका जवाब है नहीं बढ़ी। फोटोन की ऊर्जा उतनी है लेकिन तीव्रता बढ़ गई। तो पहले तो एक फोटोन आ रहा था, अब की बार फोटोन की संख्या बढ़ेगी तो 2 फोटोन आएंगे, 3 भी आ सकते हैं। मान लो अब की बार 2 फोटोन आए, ये लो 2 फोटोन आ गए। मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने तीव्रता बढ़ाई है, और जब तीव्रता बढ़ाई तो फोटोन की संख्या बढ़ी लेकिन फोटोन की ऊर्जा नहीं बढ़ी। मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है तो बगल वाला भी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही होगा। समझ में आई बात। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये फोटोन जिससे टकराया वो आधे इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से निकल गया, ये जिससे टकराया वो भी आधे इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से इजेक्ट हो जाएगा। सीधी सी बात है। तो इसमें क्या पता चला कि जब तीव्रता बढ़ाते हैं तो फोटोन की संख्या बढ़ती है, फोटोन की ऊर्जा नहीं बढ़ती है। इस कारण उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, लेकिन यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, 2। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, परंतु उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी, जबकि यहां पे बढ़ गई थी। देख लो, यहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या तो नहीं बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं बढ़ेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। क्या बढ़ाने पे, आवृत्ति। लेकिन तीव्रता बढ़ाने पर फोटोन की संख्या बढ़ने से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ जाएगी, बट इनकी ऊर्जा नहीं बढ़ेगी। जितने भी फोटोन उत्सर्जित होंगे सबकी ऊर्जा 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो इसको लिख लें।